हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। हम देखेंगे इसमें से इस चैप्टर से क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 से जो निचोड़ निकलेगा उसको हम देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट महोदयपुरम के बारे में दिया गया है। महोदयपुरम का चेर राज, महोदयपुरम का चेर राज पहला हमारा पॉइंट है। यह प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, महोदयपुरम का जो चेर राज था वह आज के केरल राज्य जो पड़ता है, और उस समय कहाँ था? महोदयपुरम कहा जाता था, और यह प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में पड़ता है, और 9वीं शताब्दी में यह स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। संभवतः मतलब मलयालम भाषा यहाँ की लोकल भाषा थी। वैसे भी केरल की लोकल भाषा भी क्या मानी जाती है? मलयालम ही मानी जाती है। तो संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। ध्यान रखिएगा, शासकों ने मलयालम भाषा और उसकी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया। और यहाँ से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पेपर यहाँ से प्रश्न पूछता है कि वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या है? जो भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं, जो क्षेत्रीय किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं, वे क्षेत्रीय भाषा कहलाती हैं। और यह मतलब पहला उदाहरण किसका था कि अभिलेख में प्रयोग होने वाली ये पहली क्षेत्रीय भाषा में से मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो मलयालम भाषा है वह सरकारी अभिलेखों में प्रयोग होने वाली पहली क्षेत्रीय भाषा में से एक मानी जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बात आई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक ऋणी है। ध्यान रखिएगा, मलयालम भाषा जो है वह संस्कृति से ही जन्म ली है। इसको नोट कर लीजिएगा। लगभग अधिकांश भाषाएं संस्कृत से जन्म ली हैं भारत की, लेकिन मलयालम भाषा, इसमें दिया गया है कि मलयालम भाषा पहली सांस्कृतिक जो कृतियाँ थी वह 12वीं शताब्दी में बताई जाती है, और यह संस्कृत की ऋणी थी। मतलब इसमें संस्कृत का समावेश दिखता था साफ साफ तौर पर। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट जो है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ये मणि प्रवालम जो शैली है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, ध्यान रखिएगा, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक था, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। तो जो लीला तिलकम है यह क्या है? व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, और यह मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। अब मणि प्रवालम शैली क्या होती है? मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग होने की संकेत देता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 14वीं शताब्दी का यहाँ एक ग्रंथ है लीला तिलकम, और यह क्या है? व्याकरण है तथा काव्यशास्त्र विषयक है, और इसकी शैली कौन सी है? लिखावट की मणि प्रवालम है। मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यह दिखाता है कि इसमें दो भाषाओं का यूज हुआ था, एक संस्कृत थी और एक क्षेत्रीय भाषा अर्थात मलयालम थी। इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? ये PYQ है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट में। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक। ध्यान रखिएगा, इसमें दिया गया था NCERT बुक में कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, और जो विष्णु का पर्यायवाची के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ शब्द भगवान विष्णु के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ था, और इसका अर्थ क्या होता है? जगत के नाथ अर्थात दुनिया के मालिक। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ध्यान रखिएगा, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान के लिए एक मंदिर बनाने का क्या किया? निर्णय लिया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि गंग साम्राज्य के एक और राजा थे 1230 में, राजा अनंग भीम तृतीय, उन्होंने भी अपना राज भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ध्यान रखिएगा, स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा किस गंग राजा ने स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया था, तो राजा अनंग भीम तृतीय ने सन 1230 में। नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कथक के बारे में दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसको नोट कर लीजिएगा।
तो अब देखते हैं कत्थक क्या है। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कत्थक शब्द क्या है कि कथा शब्द से निकला है, और कथा क्या होता है कि संस्कृत तथा अन्य भाषा में जो कहानी कही जाती है उसके लिए कथा शब्द का प्रयोग होता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति होती थी। ध्यान रखिएगा, कत्थक क्या होता था कि ये मंदिरों में कहानी सुनाते थे और उनकी एक जाति को कत्थक कहा जाता था। कथा क्योंकि सुनाते थे इसलिए इन्हें कत्थक कहा जाता था। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। तो ये कहानी सिर्फ मुंह से नहीं सुनाते थे, ये अपने हाव भाव के साथ मतलब नृत्य आदि करके अपने हाव भाव भंगिमाओं को यूज करते थे और संगीत का भी यूज करते थे, और ये इस कथा को क्या करते थे, रुचिपूर्ण और अलंकृत कर देते थे। आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में और दिया गया है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगी, और जैसे जैसे ये क्या करते थे, भाव के साथ जब प्रयोग करने लगे तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि कत्थक नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियों लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता था, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। अब यहाँ से प्रश्न कहाँ बनता है, यहाँ से प्रश्न लगभग हर पेपर में, हर वनडे एग्जाम्स में बनता है कि जो कत्थक है वह किस भगवान पर आधारित है। तो कत्थक भगवान राधा कृष्ण पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, भगवान राधा कृष्ण के कहानियों पर आधारित होता है कत्थक, इसको नोट कर लीजिएगा। जिन्हें रासलीला कहा जाता था इन्हें, और ये भी पूछ सकते हैं अगर भगवान कृष्ण दिए गए तो रासलीला भी दे देंगे, रासलीला पर आधारित है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कत्थक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है कि नृत्य के साथ हाव भाव भी दिखाए जाते हैं। आगे चल के यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। आगे चल के क्या हुआ कि दो घराने हुए, दो मतलब खानदान दे, उसमें कत्थक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की, बहुत फला फूला। पहला है राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में, और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि लखनऊ के अंतिम अवध नवाब कौन है, वाजिद अली शाह हैं। उसके बाद इनके संरक्षण में पूछा जाएगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य फला फूला, तो कत्थक हो जाएगा। कत्थक जो कि यूपी का है, अर्थात उत्तर भारत भी यहाँ पूछ सकता है। और अगला प्रश्न इसमें क्या बनेगा, कत्थक शब्द का अर्थ क्या है, कथा, और प्रश्न पूछ सकता है यह किस पर आधारित है, तो यह भगवान कृष्ण और राधा या फिर रासलीला पर आधारित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला मतलब पॉइंट है, एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्र की परंपरा। ध्यान रखिएगा, एक अन्य परंपरा जो मतलब कई समय से विकसित हो रही थी धीरे धीरे, वह थी लघु चित्र। लघु चित्र का क्या अर्थ होता है अभी आगे देखेंगे। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। छोटे चित्र को लघु चित्र कहा जाता था। इन्हें या तो जल रंगों पे, कपड़ों पे या कागज पे या फिर हाथी दांत पे भी बनाया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो इनमें से सबसे सुंदर किसे बताया गया है, हमारे जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथ को सचित्र मतलब चित्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनकी कहानियों को यूज किया गया था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों का संरक्षण प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह जो था अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन्होंने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन इसके बाद औरंगजेब ने क्या किया कि उसके बाद औरंगजेब के समय में क्या हुआ, चित्रकारों की जो विकास हो रहा था वह धीरे धीरे डाउनफॉल की स्थिति में आ गया, क्योंकि वह चित्रकारों को प्रमोट नहीं करता था। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कि जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये क्या करते थे, मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर और शाहजहां ने जिन्हें प्रमोट किया था, उन्हें वो जिन्हें संरक्षण दिया था, ये इतिहास और काव्य की पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। आगे देखते हैं, आगे अब एक चित्रित शैली दी गई है, एक चित्र की शैली है बसोहली शैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय की तलहटी की भावप्रद चित्र शैली को बसोहली शैली कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा बसोहली शैली किसे कहते हैं, तो हिमालय की तलहटी मतलब हिमालय का जो निचला भाग होता है वहाँ के जो भावप्रद मतलब भाव से पूर्ण जो शैली हुई थी चित्र की, उसे बसोहली शैली कहते हैं। और सबसे फेमस पुस्तक इस शैली की ही थी भानुदत्त की रसमंजरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ है कि बसोहली शैली की सबसे फेमस बुक कौन सी है जिसमें बसोहली शैली का प्रयोग हुआ है, तो भानुदत्त की रसमंजरी। ध्यान रखिएगा, भानुदत्त की रसमंजरी, रसमंजरी बुक का नाम है और भानुदत्त इसके लेखक थे। आगे देखते हैं, आगे है कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप
मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन करने गए। तो क्या हुआ, जब 1739 में नादिर शाह के आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा कौन लूटा था, ध्यान रखिएगा, यहाँ एक और प्रश्न बन जाता है। कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने ही लूटा था, 1739 में आक्रमण किया था। और इसके बाद क्या हुआ कि मुगल जो कलाकार थे वह डर के क्या करे, जो क्योंकि मैदानी इलाके में लगातार युद्ध होते रहते थे, विभिन्न ऐसी गतिविधियाँ होती रहती थी, इसलिए वे पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन कर गए जहाँ ऐसी गतिविधियाँ बहुत ही रेयर होती थी, बहुत ही कम होती थी। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, वहाँ जाते ही उनको आश्रय देने वाले कई मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। ध्यान रखिएगा, चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। 18वीं शताब्दी के मध्य तक क्या हुआ कि कांगड़ा के जो कलाकार थे उन्होंने एक नई शैली, थोड़ा सा विकास कर लिया, थोड़ा मॉडिफाई कर लिया अपनी शैली को, जिसमें लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। जिसने क्या हुआ कि लघु चित्रकारी का जो समय चल रहा था उसमें एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ध्यान रखिएगा, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि कांगड़ा शैली का जो विकास हुआ उसमें प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो वैष्णव परंपराएं जो थी, जो वैष्णव समाज था वो वहाँ का प्रेरणा स्रोत था। आगे है कि ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो अगर प्रश्न बनेगा कांगड़ा शैली की विशेषता क्या क्या थी, तो ठंडे नीले रंग का प्रयोग करने लगे थे, हरे रंगों का प्रयोग करने लगे थे, साथ ही कोमल रंगों का प्रयोग करने लगे थे। कोमल रंग मतलब जो आंखों के थोड़ा सा चुभे ना, हल्के रंग जो होते थे। और विषयों का काव्यात्मक निरूपण मतलब काव्य के रूप में इसका निरूपण करते थे। ये कांगड़ा शैली की विशेषताएं होती थी। आगे देखते हैं, आगे है बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो बंगाल के साहित्य थे उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, जो प्रारंभिक साहित्य थे। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है। एक लोग मानते थे, मतलब एक समाज मानता था कि जो बंगाली भाषा है वह संस्कृत से ही जन्मी थी, बल्कि जो दूसरे समाज थे वे मानते थे कि संस्कृत से नहीं जन्मी है। तो इसमें दो साहित्य भी बट गए, दो श्रेणी भी बट गई। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी मानी जाती है जिसमें संस्कृत का प्रभाव दिखता है बंगाल के साहित्य में, और दूसरी उससे स्वतंत्र है जिसमें संस्कृत का प्रभाव नहीं मिलता है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित थे। तो पहली श्रेणी में कौन कौन से काव्य आते हैं, मंगल काव्य जिसका अर्थ क्या था, शाब्दिक अर्थों में शुभ होता है यानी मांगलिक काव्य, और जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित थे। और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल थी। ध्यान रखिएगा, जो पहली श्रेणी थी जिसमें संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, संस्कृत भाषा का, उसमें मंगल काव्य नामक काव्य जो थे, जिसमें क्या होता था कि मांगलिक काव्य लिखा जाता था, शुभ काव्य जिसे कहा जाता था, और इसमें स्थानीय देवी देवताओं का से संबंधित था यह काव्य। और कुछ भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल थी। और दूसरे प्रकार में देख लेते हैं, दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल थे। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहली श्रेणी में क्या क्या आते हैं, मंगल काव्य से लिखे गए जो काव्य जिसमें भगवान की स्तुतियाँ की जाती थी, और कुछ भक्ति साहित्य जैसे कि चैतन्य देव की जीवनियाँ। और दूसरे में क्या आता था, नाथ साहित्य आता था, नाथ संप्रदाय के साहित्य जैसे कि मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। तो पहली श्रेणी थी जिसमें बंगाली साहित्य है उसकी पहली श्रेणी जिस पर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव दिखता है, उसका काल निर्णय मतलब उसके समय का पता लगाना आसान है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनसे यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। तो इनका समय कब से कब था, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के तक का ही था। और दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी। जो दूसरी श्रेणी की जो कृतियाँ हैं, मैनामती आदि की कहानियाँ जो थी, लोक कथाएँ या फिर परिकथाएँ थी, उसे लिखा ज़्यादा नहीं जाता था, मौखिक रूप से ज़्यादा सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। उनका समय का निर्णय जो सही नहीं हम पता लगा सकते हैं। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी। ये खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। यहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो पूर्वी बंगाल में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के किस क्षेत्र में ब्राह्मणों का प्रभाव कम था, तो वह पूर्वी बंगाल हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है हमारा लास्ट पॉइंट आज का कि ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों को सामिस क्या होता है, जिसमें मांस होता है उसे सामिस कहा जाता है। तो सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए
ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में भी ढील दे दी। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि वहाँ स्थानीय आहार क्या था, वहाँ का बंगाल का मछली चावल ही था, इसलिए वहाँ की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञ ने क्या किया, बंगाली ब्राह्मणों को खास तौर पे खाली बंगाली ब्राह्मणों को इस निषेध में ढील दे दी। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी गई थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है वृहद धर्म पुराण में क्या लिखा गया है, तो यह बंगाल में रचित है, 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है और इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी गई है। आगे देखते हैं, आगे क्लासिकल डांस के बारे में यहाँ बताया गया था इस बुक में, और उसके क्लासिकल डांस कितने हैं चलिए उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसमें अपडेटेड नहीं था, सिर्फ 6 क्लासिकल डांस बताए गए थे, लेकिन अब क्लासिकल डांस की संख्या 8 हो गई है, इसलिए अब इसको देख लेते हैं और कहाँ से संबंधित होता है। तो भरतनाट्यम सबसे पुराना है, तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी पता चल रहा है नाम से ही उड़ीसा से है, मोहिनीअट्टम कहाँ से है, ये भी केरल से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, कत्थक उत्तर प्रदेश में है, कत्थक के जिक्र यहाँ किया ही गया, सत्रिया असम से है, और मणिपुरी मणिपुर से है। ध्यान रखिएगा मणिपुर से है। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और सबसे पुराना इसमें भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, और सबसे नया सत्रिया हो जाएगा असम का। ध्यान रखिएगा सबसे नया सत्रिया असम का। चलिए फिर ये 8 क्या थे, क्लासिकल डांस थे, और इसके स्टेट्स ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का, कत्थक उत्तर प्रदेश, सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया असम का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर धन्यवाद।